दोस्तों, माँ को ममता का सागर माना जाता है। माँ इतना प्यार करती है अपने बच्चों से कि शायद दुनिया में कोई ना करता हो। लेकिन एक हवस और वासना का नाम तो आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसके अंदर हवस और वासना जग जाती है। अगर माँ के अंदर जगती है तो माँ माँ नहीं रहती है, बहन के अंदर जगती है तो बहन बहन नहीं रहती है, पत्नी के अंदर जगती है तो पत्नी पत्नी नहीं रहती है। जो हवस और वासना है ये किसी को अपना रहने नहीं देती है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक माँ अपने 25 साल के बेटे की पहले तो हत्या करती है और हत्या करने के बाद हथौड़े से उसके सर को कुचलती है और सबको हाईवे पर फेंक आई। और अंतर मन में वह रो रही थी, लेकिन फिर भी यह काम करके आ जाती है। और उसके बाद पुलिस ने उस माँ को पकड़ा और जब यहाँ पर राज खुलता है तो बड़ा ही विचित्र सा राज था दोस्तों। पूरी कहानी जानिएगा आखिर क्या हुआ था इस घटना में। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां पर बरोरा थाना पड़ता है और बरोरा थाना क्षेत्र के अंदर आंगनदपुर गांव पड़ता है। आंगनदपुर गांव के अंदर हाईवे पर एक युवक की सुबह सुबह लाश पड़ी हुई थी और जब गांव के लोग वहां से गुजर रहे तो उसको पहचान लेते हैं कि यह तो गांव के ही प्रदीप की लाश है, जो अपनी मां के साथ रहता है। उसकी मां जो कि विधवा हो चुकी है। दोनों माँ बेटा ही गाँव के अंदर रहा करते हैं और उसकी जो बाइक थी वो साइड में पड़ी हुई थी। तो सभी लोग यह समझ रहे थे कि इसके सर के ऊपर से ट्रक गुजर गया है, इसलिए इसकी मौत हो गई है। अब उसकी माँ को खबर दी जाती है। जब उसकी माँ को खबर लगती है तो वो रोती रोती वहाँ पर आती है, मानो उसका तो सब कुछ लुट गया हो। इकलौता बेटा था और दोनों माँ बेटे रहा करते थे। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। पुलिस आकर देखती है कि आखिर मामला हुआ तो हुआ क्या। लाश को कब्जे में लेती है और माँ से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या हुआ। तो माँ बताती है, मैं शाम को इसको फ़ोन करके बुला रही थी कि बेटा आ जा, खाना खा ले। और यह मेरे फ़ोन का उत्तर देता है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ये मेरे पास आ ही नहीं पाता है। तो उसके बाद पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इंतज़ार करती है कि आखिर क्या मामला हुआ था, पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, पुलिस को एक नया खुलासा पता चलता है। पहले तो पुलिस यही सोच रही थी कि शायद बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, ऊपर से ट्रक वगैरह निकल गया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी तो हत्या की गई है। अगर ट्रक उसके ऊपर से निकलता, सर के ऊपर से, सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती एक बार में। लेकिन यहाँ तो सर के ऊपर किसी ने वार करके हथौड़े से या किसी ईंट से, पत्थर से हड्डियों को इस तरह से तोड़ा है अलग अलग हिस्से में। तो यहाँ पर पता लग रहा था कि यह हत्या की गई है। उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर जब पता लग जाता है कि हत्या हुई है और उसके बाद पुलिस और भी जाँच पड़ताल करती है, तो पुलिस को ये भी पता लगता है कि इसके लिए 4 बीमा पॉलिसी इसकी माँ ने करवाई हुई हैं और उन बीमा पॉलिसी की तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ राशि बनती है अगर इसको कुछ हो जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस पहले तो यह सोच रही थी कि माँ नहीं करवा सकती, लेकिन अब जब सबूत मिल जाते हैं तो अब माँ को ही पकड़ लेती है और पकड़ के उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है और पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो यहाँ पर माँ अब सारी घटना पुलिस के सामने बयां करने लगती है और जब यह घटना पूरी बताती है तो लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं कि क्या एक माँ ऐसा भी कर सकती है। माँ का नाम होता है ममता, जिसकी उम्र होती है 52 साल। पति की मौत हो चुकी है काफ़ी सालों पहले। और बेटे का नाम होता है प्रदीप, जिसकी उम्र होती है 26 साल। अब ये माँ बेटा गांव के अंदर रहते हैं। बेटा कमा कर लाता है, माँ उन पैसों को रख लिया करती है, घर चला रहे हैं। लेकिन अब जो ममता होती है उसको तन्हाइयाँ काटती हैं, अकेलापन उससे महसूस उससे सहा नहीं जाता है। तो गांव का ही एक युवक होता है मयंक, जिसकी उम्र होती है 35 साल। उसके प्यार में यह महिला पड़ जाती है और दोनों अकेलेपन को मिटाया करते हैं, कई बार मिला करते हैं। और कुछ दिनों तक तो यह बातें चुपचाप चलती रहती हैं गाँव वालों से, लेकिन गांव वालों के अंदर बातें चुपचाप रहा नहीं करती हैं। कुछ दिन के बाद यह मामला खुल जाता है। गांव वाले मानने लगते हैं कि दोनों का अफेयर है। और उसके बाद अब क्या होता है दोस्तों, ये जो ममता का प्रेमी था ये सारी ज़रूरतें पूरी किया करता था, बाज़ार से सामान लाना, पैसे भी दे दिया करता था।
और अच्छी तरह से इनका गुजारा हो रहा था। लेकिन बेटे को अभी पता नहीं था। अब गांव वालों को पहले पता लगता है तो अब उसके बेटे को भी कान भर देते हैं कि तुम्हारी माँ तो मयंक के साथ मौज मस्ती करती है, तुम कैसे बेटे हो उसको रोकते नहीं हो। अब तो बेटे के मन में गुस्सा आ जाता है, माँ से झगड़ा करता है कि तुम उसके साथ क्यों रहती हो, उसको क्यों बुलाती हो घर पर, और हमें उसका सामान नहीं चाहिए, हम अपने आप कमा लेंगे। लेकिन माँ और बेटे के बीच झगड़ा हो जाता, फिर शांत भी हो जाता है। माँ अपने बेटे को जैसे तैसे कह देती है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, तो गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, इनका तो काम ही लोगों को उड़ाना होता है। तो बेटा चुप हो जाता है, क्या करे। अब दोस्तों गांव वाले रोज़ प्रदीप का मजाक उड़ाया करते, जब भी गली से गुजरा करता हंसा करते और उसके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट किया करते। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। फिर एक दिन जो बेटा होता है अपनी माँ को उस हालत में देख लेता है जिस हालत में नहीं देखना चाहिए था, और फिर यहाँ पर बहुत ज़ोर का झगड़ा होता है। माँ से लड़ता है लेकिन माँ अब मानती नहीं है, कहती है और मैं कहाँ जाऊँ, मेरा भी कोई है ही नहीं संसार में, क्या मैं ऐसे भी ना रहूँ। तो यह बेटा लड़ाई करने के बाद अपने दोस्त के यहाँ पर चला जाता है, क्योंकि माँ तो मानने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्त के वहाँ बैठ शराब पीने लगता है और शराब पीता पीता ये कह रहा था कि मैं इस मयंक को जान से मार दूंगा, जो गाँव का आदमी था जिसके साथ माँ का अफेयर था। अब इस तरह की बातें वहाँ पर चल रही थी, और जो इसका दोस्त था उसको रिलैक्स करता है कि देखो ये सब काम ज़्यादातर दुनिया में चल रहे हैं, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, अब उसकी जैसी मर्जी तुम्हारी माँ की वो ऐसा करेगी, तू क्यों टेंशन लेता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। अब इसने बिल्कुल नाक में दम कर दिया था अपनी माँ के में, और मयंक जो उसका प्रेमी था उसके में। तो मयंक परेशान हो जाता है और मयंक अपनी प्रेमिका ममता से कहता है कि जब तक तुम्हारा बेटा रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब तो जो माँ होती है उसकी आंखों में अपना बेटा बुरी तरह से खटकने लगता है, क्योंकि उसके शारीरिक सुख में, वासना के सुख में खलबली मचा रहा था उसका बेटा, अड़ंगा अड़ा रहा था। तो अब माँ अपने प्रेमी से कहती है कि हम इसको अब रास्ते से हटा देंगे, और इस तरह से हटाएंगे जिससे हमें फ़ायदा भी हो और किसी को हमारे ऊपर शक भी ना हो। अब तो दोस्तों 1 साल पहले से ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं यह लोग, और अपने बेटे के नाम यह जो ममता होती है यह 4 बीमा पॉलिसी करवाती है, जिनमें राशि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ मिलने वाली थी अगर यह मर जाता तो। और अपने बेटे से प्यार से बोलना चालू कर देती है कि बेटा चिंता मत कर, अब मैं ठीक हूँ और तू आराम से रहा कर। बेटे को बड़ा अच्छा लगता है कि माँ तो सही रास्ते पर आ गई, चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। बेटे ने माफ़ कर दिया सब कुछ। अब धीरे धीरे 1 साल गुजरता चला जाता है। बेटा अपना खूब अपना अच्छा कमाता है, मजदूरी करता था बेचारा, माँ को पैसे दे दिया करता। लेकिन उसको क्या पता था जिन पैसों को वो कमा रहा है उन पैसों को वो जो माँ को दे रहा है, माँ उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके उसके नाम बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी करवाई जा रही है। अब तो 1 साल गुजर जाता है। 1 साल के बाद शाम का समय था। शाम के समय अब जो प्रेमी है और उसकी जो माँ है लड़के की ममता प्लानिंग तैयार कर लेते हैं कि अब बीमा की जो ये पॉलिसी है 1-1.5 साल गुजर चुका है, तो अब ये पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि अब लड़के को लुढ़काने का टाइम आ गया है। और उसके बाद अपने प्रेमी मयंक के भाई ऋषि को भी इस प्लानिंग में मिलाते हैं, और सारे लोग प्लानिंग के तहत अब काम करते हैं। आज रात वो होने वाला था जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता कि एक माँ ऐसा भी कर सकती है। उसके बाद दोस्तों शाम का समय था। अपने बेटे के पास माँ फ़ोन करती है और कि बेटा खाना बन गया है, तू जल्दी आ जा, कहाँ पर है तू। बेटा बड़ा लाड में प्यार में कि मेरी माँ देखो मेरा कैसा ख्याल रखती है, एकदम से कहता है माँ मैं बस आ ही रहा हूँ और आधे घंटे में आ जाऊँगा तुम्हारे पास। पूछती है कहाँ पर है तू, तो वह बता देता मैं उस जगह पर हूँ। तो माँ को पता लग जाता है कि उस जगह पर है तो उस रास्ते से आएगा। तो अपने प्रेमी मयंक से कह देती है और उसके भाई से ऋषि से कि वो सड़क के किनारे वाली जो कच्ची रास्ता है वहाँ से गुजरेगा। अब तो यह रास्ता उनको बता देती है। यह लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, हाथों में हथौड़ा था। थोड़ी देर के बाद दोस्तों वही बात होती है, प्रदीप अपनी बाइक को लेकर के उसी कच्चे रास्ते से गुजर रहा था जहाँ जो हाईवे के समीप पड़ती थी। और दोस्तों उसके बाद वह लोग उसे रोकते हैं और उसके ऊपर प्रहार करने लगते हैं। प्रदीप कहता भी है कि देखो मैंने तुमसे कोई बदला नहीं लिया, तुमने मेरे घर में घुसकर और ऐसा कुकृत्य किया है, लेकिन तुम मुझे क्यों मार रहे हो। अब वह तो बिल्कुल राक्षस बन चुके थे। उसके ऊपर 2 हथौड़ों से इतने वार किए जाते हैं और थोड़ी देर में ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उसके सर को कुचला जाता है और उसके बाद उसकी माँ का फ़ोन आता है कि अब काम हो गया।
तो मयंक कहता हाँ काम हो गया। फिर माँ कहती है कि अब इसको तुम हाईवे पर डाल दो और इसकी बाइक को भी वहीं पर डाल दो। अब दोस्तों वह ऐसा ही करते हैं, सर कुचला हुआ था और बाइक को और उसको हाईवे पर डाल दिया जाता है और वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो माँ थी उसको थोड़ा ये भी शर्म नहीं आई कि मेरा बेटा है, ये इकलौता बेटा, बुढ़ापे का सहारा यही होता है। कोई आज से कोई प्यारा कोई काम नहीं आता, यही प्यार काम आते हैं जो बच्चे होते हैं माँ बाप के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह कांड तो हो ही गया था। उसके बाद लोगों को लाश मिलती है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पहले यही समझ रही थी कि शायद एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आता है हथौड़ों से चोट मारी गई है या ईंट से चोट मारी गई है, तब फेंका गया है, कोई ट्रक इसके ऊपर से नहीं गुजरा है। तो यहाँ पर मामला खुल जाता है। ऊपर से 4 बीमा कराए हुए थे उस लड़के के नाम, गरीब लोग थे, 4 बीमा का क्या करते। तो यहाँ पर भी ये शक का सिस्टम बन जाता है और माँ को उठाया जाता है, सारे लोगों को करते लोगों के सामने आ जाता है, इन सब को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। उस घर में अब कोई नहीं रहेगा, वो घर सुनसान रहेगा, उसमें भूत रहेंगे बस। तो ये लोग जेल में गए, एक की मौत हो गई। तो ये होता है दोस्तों हवस और वासना का खेल। हवस और वासना के खेल में अंत में हत्याएं होती हैं, घर उजड़ते हैं, लोगों की जान चली जाती हैं। कई बार लोग अपने आप से ऐसा कदम उठा लेते हैं कि बस दूसरे लोग देखते रह जाते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें दोस्तों, बहुत बुरी चीज़ें हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुनमुन श्रीवास्तव हमारे भाई बिहार 28 से कमेंट करते हैं, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। कमलेश राज कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत सही है, मैं आपकी कहानी को बहुत पसंद करता हूं और डेली सुनता हूं। कमलेश राज MP से दमोह जिले से। कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर सिंह यादव कमेंट करते हैं, भाई आपकी कहानी बताने का जो तजुर्बा है वो बहुत अच्छा है, मैं UP औरैया से हूँ, औरैया से। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर सिंह जी। रवि राज अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रामलाल लड्डा, सर जी मेरी समझ में तो पत्नी कैलाश चौहान का कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकती है। जी बिल्कुल जी। मुकेश कुमार UP 83 से। जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, कृष्णा राम कमेंट करते हैं, मुकेश रेगर कमेंट करते हैं, धनजी भाई को आते ही खुल चलना चाहिए था। बिल्कुल जी। S बाबू कमेंट करते हैं, राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, धीरज बनवाल हैं, और नारायण कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुरेश राउत कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी ज़िले से हैं, और उसके बाद कांता होगन कमेंट करते हैं, करण कुमार P कमेंट करते हैं, सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद मोनोजन दोबारा से हैं, KM सेट्टी कमेंट करते हैं, सर हमेशा तलाक के लिए ओनली औरत जिम्मेदार नहीं होती। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सेठी जी। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।